अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HBL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में जनाब। और PSL के मैचेस जारी हैं। कल जो मैच खेला गया है इब्तिदा में, उसकी बात करना ज़रूरी है। ये PSL का सबसे हाई स्कोरिंग गेम रहा और क्या बेहतरीन चेज़ इसमें हुआ है। यकीनन शायकीन क्रिकेट जो है उस मैच से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे और मैच के बाद भी इसके ऊपर तबसरा होता रहा, बल्कि आज भी वो सिलसिला जारी रहा। क्या शानदार परफॉर्मेंस कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने दिखाई है और उसमें भी बिलखुसूस जो उनके बैटर हैं जेसन रॉय, हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। जितनी भी वेबसाइट्स आज मैं देख रहा था गैर मुल्की, वो इस इनिंग्स की तारीफ कर रहे थे, जिसका जिक्र अब से कुछ देर बाद होगा। टीम की परफॉर्मेंस और मैच की समरी आपके सामने बयान करूंगा थोड़ी सी, और उसके बाद फिर आज इस मैच के हवाले से बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे। जनाब, पेशावर ज़ल्मी की टीम ने बड़ी शानदार बैटिंग की। इब्तिदा में 240 रन 20 ओवर्स में किए, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चेज़ इतनी आसानी से बल्कि बिल्कुल भी नहीं हो सकते। 2 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने ये इतना बड़ा हदफ जो है वो बोर्ड के ऊपर सेट किया। लेकिन तारीफ़ करना होगी कोटा ग्लैडिएटर्स की, जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर कहीं पे ऐसा महसूस नहीं होता था कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेगी। 243 रन 18.2 ओवर्स में उन्होंने ये पूरा स्कोर चेज कर लिया, और वो भी 2 विकेटों के नुकसान पर। बाबर आजम ने शानदार खेल का मुजाहरा किया पेशावर ज़ल्मी की जानिब से और 65 गेंदों पर 115 रन बनाए। और इस इनिंग के बारे में आज ज़रूर बात की जाएगी। ख़ासतौर पर बाबर आजम की जो बैटिंग है उसके ऊपर खासी तनकीद हो रखी है। 65 गेंदों पर 115 रन उन्होंने बनाए, अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। साइम अयूब ने भरपूर साथ दिया और उस नौजवान की जो इनिंग्स है उसके हवाले से मैच के आगाज़ से कभी भी बात हुई है। 34 गेंदों पर 74 रन उन्होंने बनाए। रोमन पावल ने 18 गेंदों पर 35 रन नाकाबिल शिकस्त रहे इनिंग खेली। और जनाब, बॉलर्स की अगर बात की जाए तो बॉलर्स के लिए कल का दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। प्रिटोरियस ने 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट ली। मोहम्मद हफीज़ ने 2 ओवर में 20 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। और मोहम्मद नवाज़ ने 3 ओवर में 36 रन देकर कोई विकेट नहीं ली। दूसरी तरफ कोटा ग्लैडिएटर्स ने ये रन्स जो जितना बड़ा टोटल था इसको बासानी चेज किया। जेसन रॉय ने 63 गेंदों पर 145 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। मोहम्मद हफीज़ ने भरपूर उनका साथ दिया, 18 गेंदों पर 41 रन नॉट आउट रहे। विल स्मीड ने 22 गेंदों पर 26 रन बनाए। मुजीबुर रहमान 4 ओवर्स में 38 रन देकर 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। वहाब रियाज 4 ओवर में 56 रन दिए और 1 विकेट ली। अजमत उल्ला उमर जई ने 3.2 ओवर्स में 35 रन दिए और कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। तो जनाब, ये कल के मैच की परफॉर्मेंसेस रही हैं। बहुत बड़ा स्कोर देखने को मिला, शायकीन यकीनन इससे महसूस हुए और इसी तरह की क्रिकेट वो देखना चाहते थे। लेकिन ये बॉलर्स के लिए दिन अच्छा क्यों नहीं साबित हुआ, इसके ऊपर भी बात होगी और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात होगी। यहाँ पर मौजूद जो हमारे मेहमानों का पैनल है, पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमारे आज मेहमान हैं विशाल अंसारी साहब, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया विशाल भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं इरफान रोशन साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। इरफान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा मुनीरुल हक साहब, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। बहुत सारे सवालात आज उनके लिए भी हैं हमारे पास, जो बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचे हैं। क्रिकेट के ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तबसरा करते हैं और बड़ी अच्छी कमेंट्री भी करते हैं। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। विशाल भाई, मैच के ऊपर सवाल मैं नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैच शायद आपने और हमने नहीं देखा अब तक। 2 विकेटें दोनों तरफ से गिरी हैं और 200 से ज़ायद का स्कोर हो जाना पहले, इतना बड़ा स्कोर, और उसके बाद क्या खूब चेज़ उन्होंने किया। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कुछ कहिए जी। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि 2 विकेट ही पे स्कोर हो सकता था। अगर और आउट होते चले जाते तो बीच में बैट्समैन को सेट होने का थोड़ा सा मौका नहीं मिलता। और इसमें मैं बाबर आजम के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया है लोगों ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जो बैटिंग देखी है मैंने कल बाबर आजम की, मैं नहीं समझता हूँ कि बाबर आजम ने 240 रन का टारगेट किसी वक्त भी 10 रन से कम के एवरेज के ऊपर वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये 240 रन का टारगेट वेल सेफ स्कोर था। इससे अच्छा सेफ स्कोर, हाईएस्ट स्कोर था टूर्नामेंट का। तो इतना अच्छा सेफ होने के बावजूद मैच हार जाना, ये एक बड़ा अजीब व गरीब एक वाक़या क्रिकेट की तारीख का है ये। और
मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए पिंडी की पिच जो है ना, वो पिंडी में चूंकि अब इस वक्त ज़रा फॉग वगैरह का कम है और ड्यू भी इस वक्त कम है, तो बॉल सूखी बॉल है और हिटें लगने का पूरा पूरा मौका है। लेकिन उस इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने के बावजूद भी जब बॉलर की तरफ हम देखते हैं तो किसी बॉलर ने भी, एक ने नसीम शाह ने सिर्फ 9.75 एवरेज की है, बाकी सबके तकरीबन 15 के करीब है इसको एवरेज। तो एक ये तो बाबर आजम को मैं इसका कसूरवार नहीं कहता हूँ। 240 रन की एज ए बैट्समैन, यहाँ पे 240 रन का चेस ज़बरदस्त हुआ। लेकिन उसके बाद जब हम कोयटा की तरफ देखते हैं तो कोयटा को हम पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात कर चुके हैं कि कोयटा के पास अब हारने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और सरफराज इत्तेफाक से अनफिट होने की वजह से कल के मैच में शामिल नहीं थे। तो ये जो स्कोर था, इस स्कोर का चूंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो इसके ऊपर लड़ पड़े और उन्होंने एक अजीब व गरीब इनिंग खेली। मैं इसको अजीब व गरीब इसलिए कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट खेली बहुत, लेकिन मैंने भी एक कभी कभी ऐसा देखा कि आप किसी भी बॉलर को गेंद दे लें, कोई भी कर लें, आप जो मर्जी आप स्ट्रेटेजी बना लें, जब रन बन रहे होते तो रन रुकते नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब आप ये देख लें कि उन्होंने स्पिनर्स को भी उसी बुरी तरह से पिटाई की जिस तरह से उन्होंने फास्ट बॉलर्स की। ये क्लास बैट्समैन की हाई क्लास है कि उसने अपनी बैटिंग के दौरान में हर किस्म के बॉलर को, लेफ्ट आर्म हो, राइट आर्म हो, फास्ट बॉलर, उसने हर किस्म के बॉलर को बड़ी अच्छी तरह से उसने उनकी वो की। 18.3 ओवर के अंदर 243 रन बना लेना बड़ी बात है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब व गरीब नज़र आती है, वो ये नज़र आती है कि 243 रन हुए एक तरफ से, 240 रन एक तरफ से हुए, सेंचुरी भी बनी, रन भी खूब बने। लेकिन ये प्लेयर जो जिन्होंने ये रन किए हैं, इनका किसी भी स्टैंडिंग में मैं कहीं पे भी नहीं नाम देख रहा हूँ। इसका मतलब ये कि ये यूज टू नहीं है बड़ा स्कोर। हाँ, बाबर आजम तीसरे चौथी पोजीशन पे मौजूद हैं, लेकिन वो भी जो ऊपर के रन किए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड वाले, उनसे बहुत दूर है वो। तो ये एक इनको वो नहीं था कि एज नहीं थी इनको कि इनके पास ऐसे प्लेयर मौजूद, दोनों टीमों में ऐसे प्लेयर नहीं थे जिनसे आप इतने बड़े टोटल को एक्सपेक्ट करते या आप चेस की तरफ देखते। तो ये कल का मैच, बस मैं इसके ऊपर कुछ भी ऐसी बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये कप्तानी के ऊपर थोड़ा सा जाता है। कप्तान को थोड़ा सा बैट्समैन को सेट होने से पहले थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था। जी इरफान रोशन साहब फरमाइए, आप क्या कहेंगे खासतौर पे जेसन रॉय की बैटिंग के बारे में? शायद अल्फाज आज साथ नहीं दे रहा है, जिस किस्म की बैटिंग उन्होंने की है, जारहाना लफ्ज़ बहुत छोटा मालूम हो रहा है, फरमाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स दे रहा है लेकिन दुरुस्त आए, सही है ना। और कल का मैच माशाल्लाह हिस्ट्री का, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से T20 का सबसे बेहतरीन मैच था, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट कभी चेज हमने होते हुए तो नहीं देखा। दूसरा ये कि देखें, बाबर आजम की बैटिंग को लेकर मैं फिर एक दफ़ा यही कहूँगा, अभी भी मुतमईन नहीं हूँ, इसीलिए मैं गुफ्तगू जारी रखूँगा। देखें, बात यह है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अगर आप जेसन रॉय से या साइम अयूब से आप कंपेयर करते हैं, तो बाबर आजम ने जितनी बॉलें खेली, अगर वो 20-25 रन ज्यादा बनाते मजीद, सही है, जो उनकी क्लास है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जेसन रॉय नहीं है, बाबर आजम है, तो उनसे आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए था और ज्यादा बड़ा स्कोर। अब स्ट्राइक रेट के ऊपर अगर नजर डालें तो बाबर आजम जो है वो 176 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, और साइम अयूब दूसरी तरफ 217 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। ये तो उस तरफ की बात हो गई। जी बताइए। जी, तो देखें, जेसन रॉय का स्ट्राइक रेट इनसे भी बेटर 230 है। वही मैं कह रहा हूँ, देखें जो आवाम आती है ना वहाँ पे, वो छक्के देखने के लिए आती है, चौके ड्राइव हैं, वो किसी को शौक नहीं। T20 में जैसे जेसन रॉय ने बैटिंग की है, तो वो सबकी एक निगाहें उनके ऊपर थी। वो लोगों ने बाबर आजम की बैटिंग को इतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना जेसन रॉय की किया होगा। प्लस मैं कल एक चीज़ और देख रहा हूँ, जैसे कि हो सकता है सरफराज अहमद की कैप्टनसी को लेकर अब दोबारा एक सवालिया निशान उठे। ये मुझे जो फील आया वो ये है कि सरफराज अहमद जब भी होते हैं टीम में, तो सारे प्लेयर्स उनके बिहेवियर की वजह से काफी दबाव का शिकार रहते हैं। अच्छा। कल मुझे ऐसा फील है कि जैसे बॉलर से खेल रहे थे, जी खुल के खेल रहे थे, कल खुलकर खेल रहे थे, सबकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब सरफराज अहमद के लिए ये जो मैच में नहीं थे और ये मैच जीत गया, कोयटा इतना बड़ा टारगेट चेज किया, तो फ्यूचर में मुझे लगता है नेक्स्ट एडिशन के अंदर सरफराज को शायद, सॉरी उसको क्या नाम है, नवाज को, उसको कैप्टन ये लोग रिकमेंड कर सकते हैं। ये एक नया पॉइंट है, एक नया नुक्ता इन्होंने जो है वो रेस कर दिया। उन्हीं पे फरमाइए, मैच के हवाले से पहले तो अपनी राय दीजिए, फिर ये कि ये गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू इस मामले पर हो चुकी थी कि तवक्को नहीं थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि बहुत ज़्यादा निढाल थे, जेसन रॉय इससे पहले भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो किसी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन ये जो उन्होंने एक मैसेज दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में?
बहुत शुक्रिया यासिर। देखें, कल जो शिकस्त हुई है ना पेशावर ज़ल्मी को, उसमें बाबर आजम की कप्तानी का या उनके स्ट्राइक रेट का कोई कसूर नहीं है। 176 का स्ट्राइक रेट किसी तरह से कम नहीं होता, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट अच्छा कहलाता है। और फिर जब आपकी टीम 240 रन बना लेती है ना, तो उसके बाद आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है टीम पे कि अब, क्योंकि शुरू से ही आपको 12 रन फी ओवर दरकार थे पहले ओवर से, तो इतना वो नहीं होता। कल जो था वो एक दिन था एक खिलाड़ी का, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन था, उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे इनिंग्स नहीं खेली। और कल मैच के बाद जेसन रॉय ने कहा है कि ये इनकी ज़िंदगी की यादगार इनिंग्स है, जो पीएसएल के लिए इससे बेहतर एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती, ये उनका कहना है। देखिए, कल उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर कर दिया, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 117, कॉलिन इंग्रैम का रिकॉर्ड तोड़ के 145 रन बना दिए। कल पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एग्रीगेट रन्स बने 483 रन्स, 54 चौके 21 छक्के, यानी 75 मरतबा गेंद बाउंड्री से बाहर गई है। तो अंदाजा लगा लें कि 342 रन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज की मदद से बने। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, उसके अलावा 4th हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज भी है, ये पीएसएल का सबसे बड़ा चेज है। तो इतनी सारे कल रिकॉर्ड बन गए, क्योंकि कल था क्या कि कल बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं विकेट पे, बिल्कुल कुछ नहीं था। और जो बैट्समैन है उनके पैराडाइज था, जो हम कहते हैं ना बैटिंग पैराडाइज, तो इससे ज्यादा बैटिंग पैराडाइज नहीं थी। ये आप अंदाजा ये लगाएं कि बाबर आजम बाउंड्री लाइन पे खड़े थे, डेरेन सैमी उनको बार बार समझा रहे थे, लेकिन उनके कुछ समझ में आ नहीं रहा था, उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि ये चौकों छक्कों की जो बरसात हो रही है इसको कैसे रोका जाए। तो जेसन रॉय ने जिस तरह कल इनिंग्स खेल दी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, किसी खिलाड़ी का दिन होता है। 18 चौके 5 छक्के किसको कहते हैं, यानी उनके जो भी गेंद वो खेल रहे थे वो बाउंड्री के बाहर जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बहुत ही एंटरटेनिंग इनिंग्स थी। तो कल कप्तानी का भी कसूर नहीं था, कल स्ट्राइक रेट का भी कसूर नहीं था, जो मेरी अपनी राय ये है। जो कसूर था वो सिर्फ ये था कि वो बहुत अच्छा खेल गए। हालांकि आप ये देखें 162 रन की पार्टनरशिप हुई है साइम अयूब और बाबर आजम के दरमियान, बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी। और पेशावर ज़ल्मी ने भी अच्छे खासे पहले मतलब पावर प्ले के 6 ओवर में ही 70 रन से करीब 67 रन बना लिए थे। साहिम अयूब बहुत अच्छा खेले और बाबर ने पीएसएल में अपनी पहली सेंचुरी बनाई, T20 में 8वीं सेंचुरी बनाई, क्रिस गेल के बाद दूसरे जॉइंट हो गए सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले। सब कुछ सही जा रहा था पेशावर ज़ल्मी के लिए, कोई चीज ऐसी नहीं थी। अब जब सेंचुरी के नजदीक आते हैं तो ये जरूर है कि सिंगल वो लेते रहे, वो उस वक्त वो कह सकते हैं, लेकिन 8-10 गेंद पहले जीते हैं तो 15-20 रन और भी होते थे, जिस तरह से खेल रहे थे वो कर लेते। और क्या साइडिक छक्का उन्होंने लगाया था, एफर्टलेस जो विनिंग शॉट था। तो कल कुछ नहीं था, कल वो बहा के ले गए सब चीजें। वो चले गए थे बांग्लादेश, वहां भी पहले वनडे में सेंचुरी बना दी थी उन्होंने, वहां से आए तो बहुत नाराज थे कि भाई मेरे होने का क्या फायदा, तो उन्होंने अगली पिछली तमाम कसर उतार दी है। बट स्टिल एक चीज है कि अभी भी कोयटा की टीम पहुंची नहीं है, और अभी भी कोयटा की टीम के पहुंचने के चांसेस नहीं है। इसलिए कि कोयटा का इतनी अच्छी कामयाबी के बावजूद नेट रन रेट -1.1 है और उनका -0.5 है पेशावर का। तो पेशावर दोनों मैच हार कर और कोयटा अपना मैच जीत कर भी पेशावर की टीम पहुंच जाएगी, क्योंकि बड़ा मैच है मुल्तान से, आखिरी मैच जो है कोयटा का, तो उनको बहुत बड़े मार्जिन से हराना इतना आसान नहीं होगा। और पेशावर अगर दोनों मैच हार जाती तो भी नेट रेट उनका इतना कम नहीं होगा। तो कोई मौजा हो जाए तो अदर चीज है, वरना ये कि कोयटा के बहुत अच्छी जीत के बावजूद अभी तक कोई ऐसा सर्टन नहीं है, बट स्टिल इन कंटेंशन, अभी वो बाहर नहीं हुए हैं और कोई मौजे की तवक्को रख सकते हैं, क्योंकि कल के मैच के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। और साथ में ये T20 क्रिकेट है ना, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है, कुछ भी हो सकता है। विशाल भाई, क्या उम्मीद आपके लिए कोई बाकी है कोयटा ग्लैडिएटर से? जो तवक्कुआत थी, इरफान रोशन साहब ने एक और चीज की निशानदेही कर दी, उन्होंने कहा कि जनाब ये कप्तानी का भी कुछ मसला हो सकता है। अब ये तो बहुत सारे लोग और भी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह से, हर जाविये से तनकीद हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है कप्तानी के हवाले से। लोग पहले भी ये बात करते आए कि वो ज्यादा मुतमईन नहीं है सरफराज की कप्तानी से। विशाल भाई, क्या वाक़तन ऐसा कुछ है मामला? देखिए, ये जो कल का मैच हुआ, अब इसमें जो रन चेस हुए, जब बैट्समैन रन कर रहा होता है तो उसका कप्तानी का मामला ग्राउंड से बाहर हो जाता है, उसकी किसकी समझबूझ उसके अंदर शामिल नहीं होती है। ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि अपने एक्सपीरियंस के ऊपर मैच जिताते हैं और आते हैं। ये जो 45 रन की कल की इनिंग है, ये मैं समझता हूँ इसके ऊपर ये समझना कि ये मतलब ये रिपीट कर लेगा, ये शायद मेरे ख्याल में पूरी ज़िंदगी में ये भी और दूसरा भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ये तो एक तरफ रह गई बात।
लेकिन एक चीज़ मैं इस टूर्नामेंट के अंदर एक चीज़ का मुझे बड़ा तकलीफ है। एक बात दूसरी मैं बताता चलूँ, कोयटा ग्लैडिएटर की चांस है या नहीं है, लेकिन वो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मुनीर भाई ने कि ये इनके रन रेट बहुत नीचे है, लेकिन जब टीमें हारती हैं तो उसका रन रेट भी नीचे जाता है। तो लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क है इस रन रेट के अंदर कि शायद ये अचीव ना कर पाए उसको। लेकिन उसके बावजूद हम देखते ही हैं कि पेशावर के दोनों मैच बहुत तगड़ी टीमों से हैं। अब जो मैच है उनके पेशावर के, एक मुल्तान से एक इस्लामाबाद से, इनके ऊपर की टीम है। जबकि कोयटा का मैच है वो अभी मुल्तान के साथ एक बाकी है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये दोनों टीमें, कराची की टीम तो बिल्कुल अपने आप को आउट कर गई, तो हो सकता है शायद पांचवी टीम कोयटा हो और बाकी टीमें मुझे पेशावर की टीम और ऊपर की टीमें मुझे नज़र आ रही हैं कि ये, इसलिए कि पेशावर की टीम मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये टीम हारेगी नहीं, है अभी 2 मैच नहीं हारेगी, इसमें से मैच जीतेगी इसमें। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, वो कह रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट बहुत यादगार हो गया और इस इनिंग के बाद से इस टूर्नामेंट की हाइप बहुत ऊपर चली गई है और ये टूर्नामेंट अब लोगों के लिए, दुनिया में जो T20 मैच से लुत्फानंदोज़ होते हैं लोग, एंटरटेन करती है लोगों को, उनके लिए ये टूर्नामेंट अब बड़ा एंटरटेनिंग हो गया। लेकिन इसकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो है वो इतना वर्स्ट है कि मैं, मतलब उसके लिए वर्स्ट का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर दिया, अच्छा नहीं है वो इनको। अब मैं समझता हूँ कि अब टीमों का अगले वाले टूर्नामेंट के अंदर, चूँकि अब टीमें इस्टेब्लिश कर गई हैं, तो अब इनको कंसंट्रेट करना चाहिए कोचेज़ को फील्डिंग के ऊपर। अपनी फील्डिंग का इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये टूर्नामेंट में ऐसे अजीब अजीब कैचेस छोड़ते हुए देखा जो हमने क्लब क्रिकेट में भी छूटते हुए नहीं देखे। हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच कैचेस तो देखे, लेकिन कैचेस छूटते भी हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखे। तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए और इससे जो है वो टूर्नामेंट जो है ना, अगले साल का टूर्नामेंट इससे बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है जी। इरफान साहब फरमाइए, अब फील्डिंग के हवाले से जैसे बात हुई, ये बड़ा आम नुक्ता है ये कि आपकी बैटिंग और बॉलिंग अच्छी हो रही है, लेकिन अगर फील्डिंग अच्छी नहीं है तो फिर उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर मिस चांस के ऊपर, अगर सामने जेसन रॉय, अगर दीगर अगर बैट्समैन है, साइम अयूब अगर है, इनको अगर चांस मिलेगा, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, तो उसकी कीमत फिर आपको चुकानी पड़ेगी। जी देखिए, बिल्कुल सही इन्होंने अर्ज किया कि कीमत चुकानी पड़ेगी और कल टीमों को कीमत चुकानी पड़ी है इस चीज़ के लिए। सही है। फील्डिंग तो एक ऐसा है कि जैसे आप बिग बैश ले लें, सबसे अच्छा फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बिग बैश में है। सही है। तो हमारा PSL का जो स्टैंडर्ड है और IPL का स्टैंडर्ड ये बिल्कुल लो है ना, मतलब ये सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं अच्छी बॉलिंग पे, बैटिंग पे। ये तो फील्डिंग कोचेस का, उनके ऊपर वो जिम्मेदारी आयद होती है ना कि वो इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। बाकी देखें, दूसरा मेरी नज़र तो है आज जो मैच है, सबसे बड़ा मैच तो आज है, मज़ा आएगा जिसको देखने में, बैटिंग वर्सेस बॉलिंग। सही है। अब जिस तरह, क्योंकि देखें सेम वही ग्राउंड है और वही कंडीशंस हैं, तो आज लाहौर की जो बॉलिंग है उसका बहुत बड़ा एक टेस्ट है। पता चल जाएगा कि हमारे जो इंटरनेशनल बॉलर्स हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी जो हमारी नेशनल टीम का हिस्सा है, तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि देखें, फ्यूचर में कल को कोई टीम बाहर से आती है और इस तरह की पिच पे उन्हें खेलना मतलब पड़े, तो इनके लिए ये प्रैक्टिस के लिए भी कि किस तरह अपना बचाव फ्यूचर में करना हो सकता है, तो इनको अभी से सीखना पड़ेगा। प्लस ये कि अब देखें, जैसे 50 ओवर वर्ल्ड कप आ रहा है, तो जितनी भी टीमें हैं उनको थोड़ा सा ये चाहिए कि ये मैचेस जैसे ही खत्म हो तो वो थोड़ा सा आप इस बार सेल्फिशनेस खत्म करें। PCB वाले अच्छे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म T20 में किया, उनको T20 के लिए रखें। प्लस जो वनडे के लिए अच्छे प्लेयर्स डिजर्व करते हैं, आप उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा जरूर बनाएं। बिल्कुल ठीक है। आपका ख्याल ये है कि उन पे नजर रखनी चाहिए और 50 ओवर्स की जो अब वर्ल्ड कप है या क्रिकेट है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। चलें, ये बात दुरुस्त है कि अगला ऑब्जेक्टिव आपका यही है। मुनीर भाई क्या कहेंगे? अभी सिलेक्शन की तरफ तो थोड़ा सा भी बात प्रीमेच्योर हो जाएगी, लेकिन ज़रा PSL पे रहते हुए बात करते हैं। पोजीशन आपके सामने है और ये जो लेट स्टार्ट है, अच्छा इसमें एक चीज़ इसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ बात हुई थी कि जो टॉप की टीमें जा रही थी, जिसमें मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स, थोड़ी सी हमें वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। परफॉर्मेंस का अगर ग्राफ देखें, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान नीचे चली गई, अचानक से एकदम परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ गया। लाहौर कलंदर का मैच हारने के बाद थोड़ा सा शेकी अब वो भी नज़र आ रहे हैं। जी देखिए, मुल्तान का जिस तरह आगाज़ हुआ था अपने होम ग्राउंड पर, 5 में से 4 मैच जीते थे, उस वक्त तो हाई फ्लाई थे। उसके बाद अब 3 मैच वो हार गए हैं, तो वही उनकी पोजीशन है कि वो 4 मैच जीते हुए हैं, तो उनके इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन है। बाकी जो 2 हैं लाहौर इस्लामाबाद, वो टॉप पोजीशन पर। और आज के मैच के बाद अगर इस्लामाबाद जीत जाती है तो इस्लामाबाद टेबल पर पहले नंबर पर आ जाएगी और लाहौर का दूसरा नंबर हो जाएगा। तो आज बिल्कुल सही कहा बॉलर बट से
इस्लामाबाद पहले नंबर पर आ जाएगी जी। थैंक्स फॉर करेक्शन। तो लाहौर की जो बॉलिंग है वो सबसे मजबूत बॉलिंग है, और शाहीन शाह अफरीदी और राशिद खान जैसे बॉलर के होते हुए तो आप कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वहाँ की जो पिंडी की विकेट है वो बॉलर्स को कितना हेल्प करेगी, क्या वो कुछ थोड़ा बहुत या फिर अपनी स्विंग और सीम से ही वो कुछ कर लें तो कर लें। दूसरी तरफ बैटिंग बहुत अच्छी है, एलेक्स हेल्स के आने की वजह से, फिर आजम खान हैं, अब वो पिछले मैच में नहीं चल सके, एक बार फिर उनको देखने फ़हीम अशरफ ने 2 बहुत अच्छे मैच फिनिश करके दिए हैं, उनका मोराल बहुत अच्छा हो रहा है। तो अच्छा मैच होना चाहिए, और अगर हम देखेंगे तो आज के बाद हो सकता है हमें पॉइंट्स टेबल पर थोड़ी डिफरेंट पोजीशन नजर आए, और हो सकता है कि इस्लामाबाद लाहौर से मैच जीत कर इस्लामाबाद टॉप पोजीशन पर आ जाए, बट मुल्तान स्टिल टॉप 2 में आने के लिए बहुत जान मार रहा है, इसलिए कि उसे पता है कि टॉप 2 ही में अगर आने का फायदा है, थर्ड और फोर्थ में तो फिर इसका मतलब आपको एलिमिनेटर भी जीतना है, क्वालिफाइड 2 भी जीतना है, और उसके बाद फाइनल भी जीतना है, तो लगातार जीतना है। और अगर टॉप 2 में आ गए तो आप पहला मैच हार के बाद भी आपके पास चांस होता है कहीं एक ऑफ डे आ गया तो आगे मौका मिलता है। तो चीज़ें तो अभी चल रही हैं, और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी परफॉर्मेंस मजीद हमें नज़र आएगी, लेकिन आपने बार बार जो जिक्र किया है साइम अयूब का, नो डाउट एक साइम अयूब और एक मुल्तान के जो हमें एहसानुल्लाह नज़र आए हैं, ये दोनों तो मुझे फौरी तौर से टीम में सेलेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, इसी महीने अफगानिस्तान से 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज है, 25, 27 और 29 मार्च को शारजा में, और चूंकि उनकी सीरीज इसलिए शारजा में हो रही है, तो ये तीनों इसके लिए जो स्क्वाड होगा उसमें तो डेफिनेटली आ जाएंगे। आजम खान को यकीनी तौर से मौका मिलना चाहिए, 1-2 और यंगस्टर्स हमें नज़र आए हैं, तो ये अभी तो है। फिर उसके फ़ौरन बाद चूँकि न्यूजीलैंड टीम अगले महीने आ रही है 5 T20 और 5 वनडे के लिए, तो वहाँ भी इन प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, कि उनको इतना अच्छा यंग टैलेंट मिल रहा है। तो हमारी T20 टीम में जहाँ हमें 5वें 6ठे नंबर पर हम ढूंढते थे कि किसको खिलाया जाए, वहाँ हमारे पास ऑप्शन ही बहुत आ गए, और टॉप बैटर्स भी हमारे पास बहुत चाहते हैं। ये ताहिर भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो अभी चीज़ें चल रही हैं, और आगे पाकिस्तान के लिए बेहतरी नज़र आ रही है इस PSL के। होपफुली ऐसा ही हो, जैसा आपने कहा है कि हमारे पास टैलेंट है, डिस्कवरीज 2-3 सामने आई हैं, बल्कि काफ़ी खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और चीज़ें भी इसके ऊपर बात होगी, और ख़ासतौर पे जो सोशल मीडिया पे इस वक्त टॉप ट्रेंड्स हैं, जो बातें हो रही हैं PSL के हवाले से, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी गुज़िश्ता मैच के हवाले से और आने वाले मैच के हवाले से, पॉइंट्स टेबल के ऊपर, और ये तमाम मामला ज़ेर बहस आए। सोशल मीडिया के हवाले से बात हुई है जनाब। टॉप ट्रेंड्स में आजकल PSL शामिल है और PSL के हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपनी आरा उसके ऊपर दे भी रहे हैं, सवालात भी उठा रहे हैं। मिसाल भाई, हिटिंग की बात हो रही थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तो इस वक्त ऐसा लगता है कि विन विन सिचुएशन है। बॉलर्स भी काम कर रहे हैं, बैटर्स भी काम कर रहे हैं, लक भी काम कर रही है, सारी चीज़ें उनको बड़ी फेवर कर रही है। देखिए, एक तो बात यह कि हमने फ़हीम अशरफ को हमने डिस्कस नहीं किया, इन्होंने मुनीर भाई ने उसका एक हल्का सा जिक्र किया। फ़हीम अशरफ किसी जगह मौजूद नहीं है रनों में, लेकिन फ़हीम अशरफ इस वक्त टॉप पोजीशन में आ गया। आखिरी चंद मैचों में उसने जो बैटिंग की और जो मैचेस निकाले उसने, वो फ़हीम अशरफ अपने आप को एज ए बैट्समैन प्रूव कर गया। बेसिकली तो वो बॉलर है और बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग में इम्प्रूव कर दिया। अब एक चीज़ में और हम शायद एक चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं, वो ये है कि बिहेवियर ऑफ पिच। यस, मुझे एक मैच याद है, शारजा के अंदर एक टूर्नामेंट हो रहा था, उसके अंदर 250 रन पे 250 रन हुए। उसके बाद अगले मैच के अंदर पाकिस्तान 118 या 116 पे आउट हो गया अगेंस्ट इंडिया, शायद फाइनल था, और उसके बाद पाकिस्तान ने वो मैच भी जीत लिया। तो ये जो पिच का बिहेवियर, इधर की पिच और इधर की पिच का जो फ़र्क है, वो बड़ा डिपेंड करता है। ये मैं जो क्यूरेटर है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आप इंग्लैंड में क्रिकेट खेलें, पिच के अंदर जितना पानी होगा उतना पिच के ऊपर बैटिंग करना, इनिशियली बैटिंग करना, उसके ऊपर सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बल्ले पे गेंद प्रॉपर नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें, ड्राई पिच बिल्कुल ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आज की पिच हमें देखना पड़ेगा, पिच का बिहेवियर बिफोर द मैच। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा पिच में चाबी पहले मारते थे और जी, जी, अब तो वो नहीं होता। मैं उसको नहीं मानता था, इसलिए कि पिच तो ऊपर से तो अब जब आपने आधा घंटा उसको रोल कर लिया तो ऊपर से तो वो ड्राई हो गई, ठीक है। लेकिन पिच के अंदर क्या है, कितना पानी है, कितना मॉइस्चर है उसके अंदर, वो डिपेंड करता था मूवमेंट के ऊपर। दूसरी एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं कि बॉल जो है, ये कुकुबुरा बॉल जो इस्तेमाल हो रही है, ये लेकर के साथ इस्तेमाल हो रही है, जिसका नुकसान ये हो, नुकसान बॉलर को पूरा हो गया और पूरी बैटिंग के ऊपर चला गया ना। ये गेंद मूव होता है और आपने उसके बाद उसको ग्लेस भी उसकी ख़त्म कर दी। तो अब ये बॉल जो है ना, वो टोटल क्रिकेट चली गई है बैट्समैन की फेवर में, बॉलर इसके ऊपर हेल्पलेस हो गया। हाँ, आपके पास एक चांस था कि आप सीम का इस्तेमाल करें, लेकिन जितनी ड्राई पिचें कराची पाकिस्तान में होती हैं, उतनी ड्राई पिच के ऊपर सीम बिल्कुल बेकार हो जाती है। जो लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में वेट सीजन में क्रिकेट खेले वो उनको पता है कि उसके कितना है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आई होप कि पिंडी में अब टूर्नामेंट के 5 मैच बाकी हैं। मुझे उम्मीद ये है कि 5 मैच लीग के मैचेस, मुझे ये उम्मीद है, मैं पिछले उसमें भी जब कोयटा और हम लाहौर के ऊपर बातचीत कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि अभी काफ़ी कुछ बाकी है। मैंने भी कहा, मुनीर भाई ने भी ये कहा कि अभी इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत कुछ बाकी है। वो बहुत कुछ 2 मैचों में हमने देख लिया और मुझे अभी भी उम्मीद है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। जी इरफान साहब, आप बताइए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी जिसका तस्करा किया, खैर इसके ऊपर तो डिबेट हमारी लंबी जाएगी कि बॉल के हवाले से कुकाबूरा पे बड़ी प्रॉब्लम रही है। डोमेस्टिक के अंदर भी जैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो स्कोर आपने देखा कि हर बंदा उसमें जो है वो 100 रन लगा रहा था बड़े आराम से, बड़ी बॉलर को स्ट्रगल करनी पड़ी है। जी फरमाइए, आने वाले वक्त में क्या फोर्सी का? अच्छा, मैं ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है ये कि जैसे बाबर आजम एज अ कैप्टन पेशावर ज़ल्मी के अंदर एक प्लेयर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा है। किसी तौर पे आप मुतमईन बाबर आजम से नहीं नजर आ रहे? नहीं, मैं इस वजह से, क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा नोटिस करता हूँ उनके अंदर क्या क्या चीज है ना। सही जी, तो अब ये कि जैसे एक लड़का है हसीबुल्ला, सही है, जिसने अपना डेब्यू किया था कराची किंग्स के अगेंस्ट, बहुत अच्छी इनिंग खेली। अब उसमें इतनी अच्छी इनिंग खेली और कराची वो मैच हार गया था क्योंकि हसीबुल्ला की वजह से स्कोर खड़ा हुआ था। सही है, वरना शुरू में तो इनकी 2 विकेटें गिर गई थी पहले ओवर में। सही है, तो उस मैच के बाद बाबर आजम ने उस लड़के को 1 डाउन से 5वें 6ठे नंबर पे कर दिया। तो मेरे ख्याल से इस तरह जब आप ज्यादतियां करते हैं तो आप मैच हारना किस नंबर पे खिलाना चाहिए आपके ख्याल में? मेरे हिसाब से देखें, वो लड़का है 1 डाउन पे अगर सेट था ना, उसने आके आपको मैच जितवाया है, तो आप उसको उसी नंबर पे जो कैडमोर ने खेली है उसको कैसे रिप्लेस करें? फिर उसके बाद जनाब बाबर आजम खुद हो गए, साइम अय्यूब हो गए, फिर हारिस है, हार्ड हिटर है। आप समझते हैं कि हारिस की जगह उसको देखिए वो, जी बिल्कुल हारिस की जगह, इसमें देखिए कैडमोर वगैरह एक्सपीरियंस, उनको अगर आप नीचे भी रखेंगे ना कि इन केस विकेट, तो आप कोई नया लड़का है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको ऊपर उसको खिलाना पड़ेगा, देना उसके लिए जरूरी है। जरूरी है। आपके ख्याल में बॉलर पूरे हैं पेशावर के पास? देखिए बॉलर पूरे हैं मेरे हिसाब से हैं,
प्लस यही पॉइंट मैं कहूँगा मुल्तान सुल्तान के ऊपर भी, जैसे बहुत अच्छा बैट्समैन है उस्मान खान, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर वहाँ पे हालांकि बहुत हाई स्कोरिंग राउंड्स नहीं थे, वहाँ पर वो जाके 100 करके आया, बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी, टॉप 5 बैटर्स में से परफॉर्मर था वो। प्लस यहाँ पर आपने मतलब रिजवान ने उसको एक भी मैच में इस काबिल नहीं समझा कि आप एक मैच के अंदर भी उसको चांस दे दें। फिर पिछले जैसे 3 मैचेस ये हारे, मेरे ख्याल से चौथा 5वां भी हारना चाहिए। जब आप अच्छे लड़कों को बिठाएंगे और कम स्ट्राइक रेट वालों को खिलाएंगे तो आप हारना डिजर्व करते हैं। ठीक है जी मुनीर भाई फरमाइए। थोड़ा सा इरफान से इख्तलाफ माजरत के साथ, देखिए बाबर आजम पर तनकीद बहुत हो रही है, लेकिन बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि इन तनकीद से कुछ नहीं होता। लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर कराची का हाल क्या था पीएसएल में, आप ये देखें लगातार 8 मैच हार गए, फिर 1 जीते, फिर 10वां मैच हार गए और उसके बाद चेंजेस हुई। अभी बात कर रहे थे कि कोयटा के कप्तान कौन होगा अगले उसमें। देखिए कोयटा की कप्तानी में नदीम उमर साहब बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं सरफराज का, और सरफराज और उनके जो कोच हैं आजम खान, उन्होंने बहुत कुछ किया, इंक्लूडिंग मोइन खान, टीम के लिए बहुत कुछ किया है और शुरू से खेलते चले आ रहे हैं, लॉयलिटी है इनकी। तो वो तो पहले भी कह चुके हैं जब तक सरफराज खेलेंगे और एज ए कैप्टन खेलेंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि सरफराज को अब खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए कि उनसे T20 क्रिकेट की जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो हमें मोहम्मद नवाज लग रहे हैं अच्छे, क्योंकि इस वक्त तो मोहम्मद नवाज के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा था कि जिसको आप कप्तान बने, ये तो डिसीजन सही है। लेकिन अगली मरतबा जैसे हमने देखा इस दफा कि पेशावर ज़ल्मी में चले गए, कराची से बाबर आजम उसका कप्तान बना दिया, हो सकता है कोई खिलाड़ी ऐसा सेलेक्ट कर लें कोयटा के, उनको लें और फिर उनको कप्तान बनाएं। कोयटा के साथ एक तो हसारंगानिया है, फिर जेसन रॉय चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोयटा की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, हमें मानना पड़ेगा। 2020, 21, 22 और 23 लगातार चौथा साल है कि वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बहुत सीरियसली इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। और टीम कॉम्बिनेशन शुरू में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब प्लेयर ही उनके नहीं चलेंगे, देखें गप्टिल, स्मीड, रॉय 3 टॉप के बैटर हैं जो जाराना मिजाज से खेलने के लिए शोहरत रखते हैं। ठीक है। अब कोयटा के आप देखें, कोयटा ने जो 3 मैच जीते हैं वो कोई तीनों में से कोई मैच टीम कॉम्बिनेशन से नहीं जीता, इंडिविजुअल 2 मैच में गप्टिल परफॉर्मेंस देगा, 1 मैच में रॉय देगा। एक में गप्टिल ने सेंचुरी की, एक में 86 की है, कल इन्होंने जेसन रॉय ने 145 बना दी। उसके अलावा ये सारे मैच हार गए जहां पे इनका बैटर नहीं चले। तो इसका मतलब है कि ये चीज भी देखनी होगी भाई, टीम कॉम्बिनेशन अगर गप्टिल और रॉय नहीं चलते तो अब फिर क्या होगा। अब खैर कोयटा के लिए इतने चांसेस हैं भी नहीं, लेकिन आखिरी मैच में उन्हें पूरा ऑल आउट जाना चाहिए, उसको जीतना चाहिए, कम से कम 8 पॉइंट्स तो उनके हों और फिर सोच के फैसला कुदरत पर छोड़ देने चाहिए जो कुदरत को मंजूर। एक चीज और शामिल कर लें, बॉलर्स के हवाले से भी कमेंट कर दीजिए ना, नसीम शाह के और जो बाकी रेस्ट ऑफ द बॉलर्स हैं जिसमें हसनैन ने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही है, एरिया ऑफ कंसर्न तो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, इसके ऊपर क्या करें फिर, कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल? लाहौर में जिस तरह हम देख रहे थे कि हारिस राव और शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर थे, इस तरह हम कोयटा में भी हम कह रहे थे कि हसनैन और नसीम शाह बहुत अच्छा ये इनका कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक तो नसीम शाह की बॉलिंग तो खैर बहुत ज़्यादा बुरी हम नहीं कह सकते, लेकिन हसनैन कुछ इंजरी के शिकार हो गए, कुछ उनके फिटनेस का मसला है, उनकी पिटाई हो रही है, तो ये भी एक सेटबैक रहा है कोयटा के लिए, जिसकी आपको मानना पड़ेगा कि इनके पास इफ्तिखार अहमद से बड़ी उम्मीदें थी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और फिर 6 छक्के लगा दिए वहाब रियाज को, वो बिल्कुल ही ऑफ कलर है, एक मैच में स्कोर नहीं कर पा रहे, एक शायद उनकी 50 होगी वो मुश्किल, उसके अलावा तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो चीज़ें अगर हम एज ए टीम देखेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हुई। सरफराज भी उस तरह से नहीं कर सके, जो सरफराज की एबिलिटी एज ए कैप्टन तो सबको पता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह की यहाँ ज़रूरत थी, एक आध मैच वो फिनिश करना चाहिए था, उनको उनसे शॉट्स नहीं लग रहे थे, तो फिर उनको इंजरी भी हो गई। आई डोंट थिंक सो कि शायद पता नहीं आखिरी मैच भी होगा, ज़रूरत नहीं है तो ना खेलें। लेकिन कोयटा के लिए जो मैंने आपको चीज़ बताई कि 3 मैच जीते हैं, तीनों इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से जीते हैं, अदरवाइज कोयटा ये चीज़ कभी भी अच्छी नहीं होती किसी भी टीम के लिए। तो ये सर जोड़ के बैठना पड़ेगा नदीम उमर साहब को भी, मोइन खान को भी, आजम खान को भी, सबको इंक्लूडिंग सरफराज, कि भाई अब नेक्स्ट सीजन का सोचें आप क्या करेंगे और टीम अच्छी आप वो करें। लेकिन कराची की टीम भी वसीम अकरम जैसा बड़ा लेजेंड जो है वो इस टीम को कोच कर रहे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, वहाँ भी यही है, तने तना एक आध मैच वो चल गए तो चल गए, लेकिन एज ए कैप्टन फिर भी इमाद वसीम की कारकर्दगी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। बहुत प्रेशर में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, टीम को अच्छा लीड करने की कोशिश की है, लेकिन जब हारने का एक शुरू हो जाता है सिलसिला तो फिर वो मसाइल हो जाते हैं। तो कराची और कोयटा दोनों के लिए बड़ा सीरियस कंसर्न है
PSL 9 जब होगा उसको लेके, वरना ये इस तरह अगर लगातार इस तरह ये ऑफ होते रहे, बाहर होते रहे, तो फिर वो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है लोगों का, फिर बहुत सारी चीज़ें दूसरी आ जाती हैं। विशाल भाई, लास्टली अब मैं चाहूँगा ज़रा मुख्तसरन बात हो जाए कि जैसे भी तस्करा हुआ है कि दोनों टीम की जो मैनेजमेंट है उसको बैठकर सोचने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो चंद एक बॉलर्स के अलावा एहसानुल्लाह और एक दो बॉलर्स और हैं जो बड़े इफेक्टिव रहे, बाकी सारे बॉलर्स ही जो है वो इस दफ़ा स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? कोई पिच के हवाले से जैसे भी आपने बात की है, इसको और मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करें इसके अंदर? देखिए, इसमें तो टोटल के टोटल मामला जाता है। एहसानुल्लाह ने अगर इस टूर्नामेंट के अंदर देखे, हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जो नए प्लेयर है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसलिए कि उनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो कोचेस का काम इसमें इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने बॉलिंग को कोई ऐसा एक मैच इस्लामाबाद ने जीता था जो अपने बॉलिंग से जीता, बाकी मैंने किसी टीम को ऐसा लाहौर ने जीता एक मैच, लाहौर ने जीता एक मैच कोयटा के खिलाफ। बाकी मैंने कोई ऐसा मैच नहीं देखा जो बॉलिंग ने बड़ी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके मैच जिता दिया। और बस तो वो अब यही मामला जो है ये चला जाता है कोच के ऊपर। कोचिंग जो है उनको ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए, लड़के अपने अपने घर चले जाए, लेकिन कोचेज़ का काम फिर शुरू होगा कम से कम महीना डेढ़ महीना बिफोर द टूर्नामेंट। और अब अपनी गलतियों पे नज़र करें और एक महीना पहले इस लोगों की स्ट्रेटजी समझें कि कौन सा प्लेयर कैसे आउट होगा, कैसे करेंगे। कि कुछ आगे की बॉल पे वीक होते हैं, कोई पीछे की बॉल पे वीक होते हैं, बिल्कुल ठीक उसका है, इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है जी। इरफान रोशन साहब, आखिरी जुमला आपसे लूँगा, आज के मैच के हवाले से क्या पेशगोई कर रहे हैं? आज के मैच के हवाले से देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, जैसे हमने अर्ज किया था बॉलिंग वर्सेस बैटिंग। अब जो कल के मैच को मद्देनजर रखते हुए आज नई कुछ सोच जहन में लेके आएगा कि हमें अगर पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। लाहौर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अच्छा, पहले बैटिंग का। लाहौर के बॉलर्स पे ऐसा लगता है कि वो अगर आप समझे 220 भी करते हैं लाहौर वाले, तो वो मेरे ख्याल से बचा लेंगे मैच, उनके बचा लेंगे। 220 से बड़ा टोटल है, इससे कम का भी दिफा वो कर सकते हैं। मुनीर भाई, 148 पे भी उन्होंने डिफेंड कर लिया था, लेकिन अभी दोनों टीमों की बिल्कुल यकसा पोजीशन है। 8 मैच 6 जीते, 2 हारे, 12-12 पॉइंट है। हार के बाद दबाव में होंगे। हाँ, थोड़ा सा दबाव तो होगा। इस्लामाबाद की टीम चूंकि जीत गई है और वो ज्यादा अच्छा है, तो टीम कॉम्बिनेशन तो इस्लामाबाद एज ए टीम खेल रही है। और फिर उनके पास अब मनरो भी हैं, हेल्स भी हैं, आजम खान भी हैं, परफॉर्मर हैं। अब इधर फखर जमान कुछ मैचों से नहीं चले, अब उसके ऐसे उनकी परफॉर्मेंस, अब्दुल्ला शफीक अच्छे चल रहे थे और सैम बिलिंग्स भी 1-2 मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हुसैन तलत बड़ी अच्छी, पिछले मैच में बहुत अच्छी उन्होंने, वीजे हैं उनके पास, राशिद खान भी लॉन्ग हैंडल यूज कर लेते हैं। तो दोनों तरफ ऑलराउंडर्स भी हैं और अच्छे बैटर्स भी हैं, अच्छे बॉलर्स भी हैं, तो मुकाबला अच्छा है। और दोनों चूंकि इस वक्त इस्लामाबाद को ज्यादा खुशी ये होगी कि वो टॉप पोजीशन पर आ जाएगी। लाहौर को अपने वो दिखाना है कि भाई हम टॉप पे हैं, तो हम टॉप पे रहेंगे, हम सेकंड नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया जी। चलें जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनाब विशाल अंसारी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इरफान रोशन साहब आपका भी, और मुनीरुल हक साहब आपका भी, कि आप तीनों ने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। और आज का मैच बड़ा दिलचस्प है। अब से कुछ देर बाद उसका आगाज़ होगा। टॉस जीतकर लाहौर ने पहले बैटिंग का फैसला किया है, जो कि इससे पहले भी कर चुके हैं, और देखते हैं कि ये फैसला किस हद तक उनके हक में साबित होगा। दूसरी तरफ जो टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छी फॉर्म में है और बहुत अच्छा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कल इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त यहाँ पर लेनी होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।